सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, पूरे मुल्क में जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ हो गई हैं, गहमा गहमी सी है। हमने आज देखा कि मुल्क के 4 हलकों में इंतखाबी अमल जारी था। ये पोलिंग का वक्त शुरू हुआ सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल पोलिंग जारी रही, लेकिन अफसोसनाक खबरें भी सामने आई। कई पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग के वाक़यात पेश आए, जिसमें अब तक के इतलात के मुताबिक 2 से 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें एक नून लीग और एक PTI के कारकुन की भी जाँ बहक होने की इतला मौसूल हुई। एक जानिब तो ज़ाहिर है ये ज़िमनी इंतखाब है जो कि जारी है, जिसमें हमने देखा NA 75 सियालकोट डस्का, NA 45, इसके अलावा PK 63 और PP 51 पंजाब। ये तमाम 4 हल्के हैं जहाँ पर इंतखाबी मुहिम जारी है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर जो हमारे सेनेट इलेक्शन है वो उसकी तैयारियां भी जोर पकड़ गई हैं। 3 मार्च को इलेक्शन होने वाला है। एक जानिब तैयारियां हो रही हैं, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है कि ओपन बैलेट से हुकूमत कराना चाहती है ये इंतखाब। आज के भी जो रिमार्क्स हैं वो बड़े अहम हैं और सेनेट इलेक्शन कैसे होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि हर एक बंदे के जहन में है। अब आज जो कुछ रिमार्क्स सामने आए उसमें ये कहा गया कि अगर ये बात की जाती है कि जो इलेक्शन है वो ओपन बैलेट के ज़रिए हो तो फिर जाहिर है हर शख्स की जो एक सिक्रेसी है, हर शख्स की जो वोट की एक सिक्रेसी है वो किस तरीके से रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने आज ये भी इस्तफसार किया चीफ जस्टिस ने कि इलेक्शन कमीशन ने आज दोबारा जवाब भी जमा करवाना था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि जवाब जमा करा दिया है, वही जवाब है जो कि पहले जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारे के तौर पर उभर के सामने आया है और इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो वोट की सिक्रेसी है वो कैसे होती है, किन रूल्स के तहत सेनेट का इलेक्शन होता है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस की इजाज़त पर मियां रब्बानी ने दलाइल देते हुए कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग और सियासी इत्तेहाद इसमें वाज़ेह फ़र्क है, इसको समझना होगा। उन्होंने कहा कि सियासी इत्तेहाद जो होता है वो तो आमतौर पर खुफिया ही होता है, लेकिन अगर कोई इनफरादी शख्स जो कि सेनेट मेंबर बनना चाहता है तो वो हॉर्स ट्रेडिंग के ज़ुमरे में आता है। उसके बाद जो जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दी वो बड़े अहम हैं। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के इत्तेहाद से जो मुतनासिब नुमाइंदगी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी जमात ने भी इत्तेहाद करना है तो वो खुलेआम करे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, क्योंकि पूरी हुकूमत की जो नज़रें हैं, हुकूमत की जो उम्मीदें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही हैं और ज़ाहिर है जब ये फैसला आएगा उसके बाद ही देखा जाएगा कि क्या होना है। लेकिन आज बसनाक जो खबरें हमें मौसूल हुई हैं, जो 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, फायरिंग के वाक़यात हुए हैं, वज़ीर पंजाब ने इसका नोटिस भी लिया है, लेकिन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ कैसे की जा रही हैं। अपोजिशन कह रही है, ख़ासतौर पर नून लीग का इल्ज़ाम है कि ये तमाम तर जो क़वायद की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं ये हुकूमत की तरफ से हो रही हैं और हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है अपोजिशन पर। याद रहे डस्का जो कि एक बहुत तवील अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हल्का रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तसलसल के साथ यहाँ पर जीतती रही। अब देखना ये होगा कि आज के नताइज क्या आते हैं, ये पता चल जाएगा कि डस्का के जो लोग हैं उन्होंने किसको मुंतखब किया आज के इलेक्शन में। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से मेरे साथ मौजूद हैं और राना एहसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि राना एहसान साहब मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँ। ज़ाहिर आपका हल्का है, तवील अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ जीतती आई है, कितने पुरुम्मीद हैं आप आज के इलेक्शन से, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार मैंने देखा कि तमाम ही लोग कर रहे हैं, मरियम नवाज़ ने भी ट्वीट किया, लेकिन पुरुम्मीद वो ज़रूर हैं। ये तमाम तरफ सोचनाक वाक़यात के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कितनी पुरुम्मीद है? सबसे पहले तो मुझे अफसोस का इजहार करना है जो 2 जानें आज गई, जानें बहुत कीमती। जी बोलिए राना साहब। इंसानी जानों से वो ज्यादा अहम हो तो बहुत नहायत ही अफसोसनाक वाकया है और मैं इस वाकये का जो जिम्मेदार जिसको समझता हूँ वो हुकूमत वक्त है। अच्छा। क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि वो अमन इंश्योर करे, कि वो पीसफुल इलेक्शन जो है वो इंश्योर करे और PTI हुकूमत जो कि इंतजामिया उसके हाथ में है वो इस चीज में फेल हो गई है। और मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो तो इंशाल्लाह ताला अगर
जो है वो PMLN के हक में होगा, क्योंकि अवाम इनसे नाला है और इनकी परफॉर्मेंस से तंग आ चुकी है। लेकिन इन्होंने कोई ऐसा हथकंडा नहीं है जो छोड़ा हो इलेक्शन को रिग करने के लिए। सबसे पहले तो जहां जहां लंबी कतारें खड़ी हुई हैं लोगों की वोट डालने के लिए, इन्होंने इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसको स्लो रखा। बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस थे जहां लेट जो है वो वोटिंग शुरू हुई, और अभी भी इस वक्त ये सारे सबूत इलेक्शन कमीशन को दिया आप लोगों ने? जी दिया है हमने। यहां तक कि मरियम औरंगजेब ने और डॉक्टर तारिक फजल ने दरखास्त भी दी कि लंबी लंबी कतारें लोगों की अभी भी खड़ी हुई हैं पोलिंग स्टेशंस के बाहर, तो हमें इसको एक्सटेंड किया जाए टाइमिंग को। लेकिन उन्होंने हमारी वो दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। तो हम साथ साथ जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं आरओ साहब को जितनी भी बेजाब्तियां हैं। लेकिन ये निहायत ही अफसोसनाक वाकया है कि जब जनरल इलेक्शंस भी होते हैं तो पूरे पाकिस्तान में कभी ये सुनने में आता है कि अम्बात हो गई या इस हद तक झगड़ा बढ़ गया कि लोग अपनी जानें खो बैठे। तो ये जहां जिमनी इलेक्शन हो रहा है वहां तो अमन इंश्योर करना हुकूमत का काम है, और ये इनका बहुत बड़ा फेलियर है कि ये जानें जाया हुई। बिल्कुल जाहिर है, एक तो जाहिर है हुकूमत का भी फ़र्ज़ है, जो हुकूमत वक्त है, फिर इलेक्शन कमीशन का भी ये फ़र्ज़ है कि इस तरह की कोई अफसोसनाक सूरत हाल पेश ना आए, कवायद की, ज़वाबित की खिलाफ वर्जी ना हो। ये बात तो सही है नदीम कुरैशी साहब, अगर ये कहा जा रहा है तो आप हुकूमत में हैं, आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आपको जवाब देना होगा। आपका खुद ताल्लुक़ पंजाब से है, बड़ा अहम ये हल्का है। कैसे इस तरह के वाक़यात पेश आए? क्या सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं थी? क्या इंतज़ामात ठीक नहीं थे? हुआ क्या? क्योंकि अगर नुकसान हुआ है तो वह आपके कारकुन का भी नुकसान हुआ है, उसकी भी जान गई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन दोनों नौजवानों की फैमिली से इंतहाई अफसोस करता हूँ। ये शदीद तकलीफ़ का वक्त है उन दोनों ख़ानदानों के लिए कि जिनके घरों के बच्चे आज इस दुनिया से रुखसत हो गए, बेगुनाह नाजायज़ किसी जुर्म के बगैर उनको जान से हाथ धोना पड़ा। और जो लोग ज़ख्मी हुए, मैं उनके साथ भी इज़हार हमदर्दी करता हूँ। मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, ये बुनियाद इसकी उस वक़्त रखी गई इस हल्के की, क्योंकि आप देखें पिछले एक माह से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये PMLN का हल्का है, ये PMLN का हल्का है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्या मतलब? लड़ रहे होते हैं। मेरे लिए मैं कर्ज करूँ ना, मैं कर्ज करूँ। हाँ। इस हल्के में फसाद की बुनियाद उस वक्त रखी गई जब PMLN ने राना सनाउल्लाह को इस हल्के में अपनी इलेक्शन कैंपेन का हेड बनाया। आज पूरा पंजाब पूछता है उस तकरीर को जो चौधरी आबिद शेर अली और ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना आज के वाकये की। ये राना आज अमन अमान कायम रखना किसकी जिम्मेदारी थी? कुरैशी साहब, ये कातलों के जत्थे बनाकर, ठीक है ना, ये इल्जाम आप लगा नहीं सकते, आपकी जिम्मेदारी थी ना, आपकी जिम्मेदारी थी अमन अमान कायम रखना। ये जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकती। आप मेरी बात मुकम्मल होने दें। मेरी बैरिसन है, इन्हीं की पार्टी के थे अब चौधरी आबिद शेर अली, जिन्होंने कहा बबांगे दोहल का मीडिया पर कहा कि फैसलाबाद में भी राना सनाउल्लाह ने हमेशा बंदूक के जोर पे, लाठी के जोर पे पॉलिटिक्स की। मैं क्वेश्चन करता हूं आज पूरे पाकिस्तानी कौम से कि इन दो बच्चों के कत्ल की जिम्मेदारी कौन लेगा जिनके घरों के आज चिराग गुल हो गए? और राना तो आप बताएंगे ना, आप हुकूमत वक्त है, ये क्या बात हुई? आप उल्टा सवाल कर रहे हैं। मेरी सुने, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये बड़ी प्लानिंग थी, सुमैया, बड़ी प्लानिंग थी, बड़ा कश्तो खून होना था। देखिए, और भी KPK में भी इलेक्शन हो रहे हैं सर, जो भी प्लानिंग थी, जो भी मामला थे, अगर आपको पहले से मालूम था ना, तो देखिए इंतजामात करने होते हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। आज आप हुकूमत वक्त होकर इतने बेबसी के आलम में ये कह रहे हैं कि मैं सवाल करता हूं। आप किससे सवाल कर रहे हैं? आपकी हुकूमत है, आपके इदारे हैं, आप किससे सवाल कर रहे हैं? मैं बड़े दिल गिरफ्तार हालत में, अजियत की हालत में उन बच्चों का तस्वुर करके जिनके घरों के चिराग गुल किए गए हैं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। और देखें, अगर अरेंजमेंट ना होती तो इन्होंने यहां इसको दूसरा मॉडल टाउन बनाना था। आज हम जो पिछले 3 रोज से वहां हालत देख रहे थे, कैसी हुकूमत है आपकी कि इनका ये प्लान था कि ये सानिया मॉडल टाउन जैसा वाकया करना चाहते थे। आप इतने बेबस मुझे नजर आ रहे हैं। आप तकलीफ का इजहार जरूर करें, आप मुजम्मत भी करें, बिल्कुल। जिस घर पर किसी जवान जनाजा जाएगा, जवान शख्स का, तो उसके तो कयामत है, लेकिन उसके बावजूद आप हुकूमत वक्त हैं। रियासत से सवाल होता है, हुकूमत से सवाल होता है, उल्टा आप सवाल कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूं आपकी बात पर। मेरी आपको हैरानी की जरूरत नहीं है। हुकूमत वक्त ने पूरा प्लान किया हुआ था, पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ था। अगर आज हुकूमत वक्त वहां पर फौज तलब करती, चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास, होम डिपार्टमेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो फौज को, रेंजर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो इन्होंने फौरन इल्जाम लगा देना था कि जी हमें इलेक्शन जानबूझकर हरवाया गया।
हुकूमत वक्त ने, पुलिस भी पंजाब की हमारी तरह के इंसान है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभाई अच्छा, है। आप देखें इस हल्के को टारगेट किया गया, मेरी बात को अपराध ना करें, मैं एक पॉलिटिकल बात सर, अब आप हुकूमत में ना चले, मैं कुछ भी नहीं कह रही, मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करें। मैं हैरान इसलिए हूँ, आपकी हुकूमत है पंजाब में, आप हुकूमत वक्त हैं, वफाक में भी आपकी हुकूमत है, इदारे आपके मातहत हैं, आपके पास सबूत हैं कि ये एक दंगा फसाद कराना चाहते थे, आप अदालतों में लेकर जाएं, गिरफ्तारियां करवाएं, आप बताएं कि ये सब कुछ होना था और इसमें इनका भी नुकसान हुआ है, इसमें हमारा भी नुकसान हुआ है। आप टेलीविजन पर बैठ के मुजम्मत और अफसोस नहीं कर सकते सर। देखिए, टेलीविजन पे तो आपने मुझे कॉल किया तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं ना जी। टेलीविजन पे तो मैं जबरदस्ती नहीं आया, आपने टेलीविजन पे मुझे इनवाइट किया है, कहने का मकसद ये बेबसी का इजहार ना पेश कर रहा हूं। अगर आप समझती हैं कि टेलीविजन पे आना मुनासिब नहीं है तो आप टेलीविजन पे सर, आप एक नुमाइंदे जरूर हैं, लेकिन आपकी हुकूमत पंजाब में, आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे, आपने यहाँ बेबसी का इजहार नहीं करना। मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे टेलीविजन पे बुलाया। सर, अपना मौक़िफ़ जरूर दें, लेकिन बेबसी का इजहार नहीं करें। टेलीविजन पे बुलाया, हाँ बिल्कुल, आप मेरे मेहमान हैं, आप नहीं, मैं बेबसी का, मैं लोगों की तरह खुशियों की शादियां बजाऊं, मैं इस इतने बदतरीन दौर पे मैं खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं लोगों की खुशी के लिए, मैं लोगों की मौत पर पॉलिटिक्स करूं? मैं तो एक सीधी सी बात कर रहा हूं, कौन सी कयामत आ जानी थी, आज कौन सा पंजाब का प्रोविंशियल मिनिस्टर या फेडरल मिनिस्टर उस हल्के में मौजूद था? कल आपने हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया सिंध में अपोजिशन लीडर की हैसियत से और उसको जेल में बंद कर दिया, तो राना सनाउल्लाह कानून से बालातर है? इनकी जो पूरी फौज आज वहां जत्थों के साथ नबर्द आजमा थी लोगों को, ये क्या मैसेज देना चाहते थे पंजाब की गवर्नमेंट को? चले, मैं वहीं की सूरत हाल जान लेती हूँ। आपका पॉइंट आ गया, अभी वजीर आला उस्मान राणा साहब का बिल्कुल सही। मैं आप ही की बात को जरा पूछ लेती हूँ ना, हमारे नुमाइंदे वहां मौजूद हैं, सुबह से वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। हम लोग स्टूडियोज में बैठे हैं, हमें इतनी ज़ाहिर मालूमात नहीं है। नदीम तगौरी हमारे साथ हैं। नदीम, अभी नदीम कुरैशी साहब जो कि तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मेरे शो में मौजूद हैं, वो कह रहे हैं ये प्लान था नून लीग का, गुंडागर्दी करने का, यहाँ पर पहुंचाए गए थे लोग कि दंगा फसाद हो। आप सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग थे ये? अजी, हल्का NA 75 में सबसे पहले जो हमने रिपोर्टिंग की, पहला वोट कास्ट करते हुए हमने दिखाया, धुंध में, शदीद सर्दी में हम लोग सुबह से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई भी यहाँ पर डंडा बरदार नहीं देखा, ना ही कोई ऐसे मुश्ताल हजूम देखा। मुश्ताल लोग उस वक्त हुए जब लड़ाई झगड़े शुरू हुए एक दूसरे के। यहाँ पर तकरीबन 360 के करीब पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। यहाँ पर अगर टोटल वोटर की मैं आपको तादाद बता दूं तो 4,94,003 वोटर रजिस्टर हैं यहाँ पर इस हल्के के अंदर, लेकिन पूरे ज़िले से PTI के और मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स इस हल्के में मौजूद हैं, जो अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने अपने वोटर्स को, अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। सुबह से अमनो अमान देख रहे थे हम लोग, लेकिन जो ही 12 बजे उसके बाद ऐसी खबरें आना शुरू हुई, हत्ता कि यहाँ पर हमारे पास फरलांग के फासले पर शदीद किस्म की मोटरसाइकिल पे शरपसंदों ने आकर इतनी फायरिंग की और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पुलिस अहलकार भी मौजूद थे, 360 के, लेकिन कोई भी अभी तक भी उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं अमल में आया। 360 पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर, जिनमें से 145 के करीब हसास पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें से तकरीबन 25 के करीब ऐसे पोलिंग स्टेशन बताए जा रहे थे जो हसास तरीन बताए थे। 2100 के करीब इनकी हिफाजत के लिए 2100 के करीब पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए थे और बड़ी तादाद में यहाँ पर 450। अच्छा, ये जो हसास पोलिंग स्टेशन थे गौरी, यहाँ पर पुलिस एहलकार जो खड़े हुए थे, जब ये सूरत हाल पेश आई और सूरत हाल खराब होना शुरू हुई, तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस का एक्शन हमने अपनी आंखों से देखा कि पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। हमारे पास वो फुटेजेस भी शामिल हैं कि लोग रहे हैं, लेकिन पुलिस का पूरा जत्था आगे बढ़कर उनको पकड़ने के बजाय खामोश तमाशाई बन रहा है। अच्छा। ये तमाम फुटेज बोल का कैमरा दिखाता भी रहा, यहाँ पर से हम खुद भी देखते रहे, सिर्फ हम बल्कि तमाम लोग यहाँ पर वोटर्स भी मौजूद थे। बहुत दफ़ा ऐसी भी आई कि यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमा भी यहाँ पर लाए, ये कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था भी होते रहे, बेखुदा नारेबाजी भी यहाँ पर हमने देखी। लेकिन यहाँ पर ना ही ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से पुलिस की जानिब से इनको कंट्रोल करने के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं हमने देखा। सही है, बहुत शुक्रिया आपका गौरी। नदीमा तगौरी हमारे साथ थे और जिस तरह उन्होंने बताया, नदीम कुरैशी साहब, मैं इसलिए दोबारा आपके पास आई हूँ कि अब ये वो सूरत हाल है जो रिपोर्टिंग कर रहा है नुमाइंदा,
सुबह से लेकर 5 बज चुके हैं और वो ये बता रहा है कि कोई जिला इंतजामिया ने कुछ नहीं किया, पुलिस वहां खामोश तमाशाई बनी खड़ी रही। अगर कोई भी कुछ कर रहा है भाई, कानून को तो हरकत में आना चाहिए ना। देखिए सुमैया, कानून कैसे बेखबर रह सकता है, कानून कैसे खामोश रह सकता है? आपको इस बात को जरूर देखना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि जब कोई मॉब मुसल्ला होकर एक दूसरे पर मॉब हमलावर होते हैं तो वहां पर पुलिस बड़ी मोहतात रहती है। पुलिस को ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो फायरिंग के जवाब में जवाबन फायरिंग करे। कई लोग अरेस्ट किए गए, पुलिस गिरफ्तार तो करती, मरने देती लोगों को, देखती रहती पुलिस खड़ी, कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा चलें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। राना साहब, ये जो सूरत हाल है, आप लोगों ने क्या गुंडागर्दी मचाई हुई है बकौल हुकूमत के? देखें, हमारी तो इतनी ज्यादा गुंडागर्दी थी कि इन्होंने अता तारड़ को भी जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। हमारे मुख्तलिफ कारकुन जो हैं वो अरेस्ट होते रहे कैंपेन के दौरान, हरासा किया गया, एक हद से ज्यादा बढ़ के हमारे लीगी कारकुनों को हरासा किया गया। और आज इलेक्शन डे में दरखास्त कौन दे रहा है कि आप टाइम बढ़ाएं? इसका क्या मतलब है कि हम तो चाहते थे कि पोलिंग स्टेशन खुले रहें, ज्यादा देर के लिए खुले रहें, ताकि वोटिंग प्रॉपर तरीके से हो। कतारें लोगों की लगी हुई हैं और वो उनको वोटिंग नहीं कराई जा रही, और वो खुद आपका रिपोर्टर बता रहा है कि आधे से ज्यादा स्टेशन हसास करार दिए गए, और उसमें से कुछ जो स्टेशन है 25 के करीब, उधर जो है वो खास तौर पे रिस्क था कि कोई ना कुछ चीजें हो जाएं। तो यहाँ पुलिस का क्या काम है? अगर कहीं कोई लगता है कि तसादुम होने लगा है तो वहां पुलिस को एक्शन लेना चाहिए कि दोनों पार्टियों को अलग करें। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है कुरैशी साहब का, वो पॉइंट ये है, अगर पुलिस एक्शन में आती है तो आप इल्जामात लगाते हैं, आप कहते हैं विक्टिमाइज किया जा रहा है। नहीं, हम चाह रहे, देखिए हमारी ख्वाहिश थी कि पोलिंग अजाफी हो और टाइम मिले पोलिंग का, और इनकी प्लानिंग ये थी कि पोलिंग रोका जाए, पोलिंग प्रोसेस को स्लो किया जाए ताकि इनके लोग वोट ना डाल सके। और ये आपका इल्जाम है और वो उनका इल्जाम है, इल्जामात पर लेकिन लोगों की जान चली गई। पॉइंट टेकन। नाजरीन, प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मुझे ज्यादती के केसेस के हवाले से बात करनी है। हम देख रहे हैं कि बच्चे हों या औरतें, रेप केसेस रुक ही नहीं पा रहे हैं और पाकिस्तान में जिनसी दरिंदगी के वाक़यात में इजाफा होता ही चला जा रहा है। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के अब तक कई वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से अब तक कई केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तिवा हैं। पंजाब भर की मातहत अदालतों में जिनसी ज़्यादती के मुकदमात की रिपोर्ट जारी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के आगाज़ में जिनसी ज़्यादती का एक मुकदमा रावलपिंडी अदालत में ज़ेर इल्तिवा था। पंजाब की मातहत अदालतों में जिनसी ज़्यादती के 49 नए मुकदमात दायर किए गए। 2020 में जिनसी ज़्यादती के 46 मुकदमात के फैसले हुए। मातहत अदालतिया में ज़ेर इल्तिवा 15 मुकदमात को दूसरी अदालतों में मुंतकिल किया गया। साल 2020 तक पंजाब की अदालतों में जिनसी ज़्यादती के 7 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा रहे, जबकि दूसरी जानिब इस वक्त बलोचिस्तान में 3 रेप केसेस इल्तिवा का शिकार हैं। केसेस जोब, किला अब्दुल्ला, कल्ला से रिपोर्ट हुए, जिनमें 12 साला असमत उल्लाह को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में न आने के बायस ये मामला अब सेशन कोर्ट जोब में इल्तिवा का शिकार है। दूसरा केस किला अब्दुल्ला के रिहायशी 8 साला इनामुल्लाह का है, जिसे बदफेली के बाद कत्ल कर दिया गया और मुलजिमान ताहाल फरार हैं। ज़ेर इल्तिवा तीसरा केस है 13 साला बच्चे का, जिसकी लाश कल्लात के करीब एक पहाड़ी से मिली। और ये केसेस रुक नहीं रहे, ये केसेस मुस्तकिल रिपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी शहर हो, चाहे वो कोई भी सूबा हो, चाहे वो कोई भी इलाका हो, चाहे बच्ची हो, बच्चा हो, औरत हो या कोई ख्वाजा सरा, किसी की इज्जत भी महफूज नहीं है। क्या वजूहात हैं? क्या हमारा कानून का निज़ाम ऐसा है? क्या ये केसेस जो मैंने बताए ज़ेर इल्तिवा हैं, कानून तो मौजूद है लेकिन सजाएं नहीं हो रही हैं? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ समाजी रहनुमा हैं आलिया सालिम साहिबा। आलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफसोस की बात यह है कि हमेशा जब भी मेरी आपसे गुफ्तगू होती है, हम किसी ऐसे ही मौजू पर बात कर रहे होते हैं। दुआ भी करती हूँ, उम्मीद भी करती हूँ कि अब ऐसे केसेस ना आएँ, लेकिन केसेस हैं कि ना सिर्फ आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं और रुक भी नहीं रहे। आलिया साहिबा, मैं 3 पॉइंट्स उठाए हैं, आप क्या समझती हैं कि कौन सी ऐसी वजह है जिस पर ये केसेस ना रुक रहे हैं, ना ऐसे दरिंदे जो हैं वो खौफ का शिकार हो रहे हैं?
हम आवाम रोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन हमारे पास इख्तियारात क्या हैं? बस इख्तियारात यही हैं मेरे पास कि जिनके साथ ये केसेस हो जाते हैं उन्हें शेल्टर होम में ले आऊँ, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करूँ और फिर बस बात ख़त्म। इससे ज़्यादा हम कर क्या सकते हैं? लेकिन बात यह है कि जब हुकूमती सतह पर ये काम नहीं होंगे, इनको सीरियस नहीं लिया जाएगा, तो हम इसी तरह रोते रहेंगे। अभी आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, वैसे तो जो एक चीज़ मुझे लगती है सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है, औरत के वजूद को तस्लीम नहीं किया जाता। लेकिन सिर्फ औरत नहीं, इस वक्त तो बच्चे के साथ, लड़के के साथ, ख्वाजा सरा के साथ, सबके साथ ये सिलसिला चल रहा है। उसमें मुझे जो एक फीलिंग आ रही है वो ये कि आप देखिए जो ये इंटरनेट के थ्रू जितनी भी चीज़ें हम तक पहुंच रही हैं वो सारी की सारी सिवाय फहाशी के और किसी इंटरनेट के दोनों चीज़ें हैं, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। लेकिन जो लोग बुरी की तरफ जा रहे हैं उसमें जो चीज़ें, जो कंटेंट दिखाया जा रहा है उसमें इतनी ज़्यादा फहाशी है कि ये चीज़ प्रोवोक होती है। अच्छा, मैं अग्री करती हूँ कि इंटरनेट ये फहाशी, ये ज़ाहिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल, लेकिन आलिया साहिबा ये केसेस तो पहले भी होते थे, बढ़ ज़रूर गए हैं, लेकिन हमने देखा ये होते रहे। क्या माइंडसेट है, क्या माएँ अपने बेटों की तरबियत उस तरह नहीं कर पा रही हैं कि इस तरह के अमल हो जाते हैं और इंसान फिर बाद में कहता है कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें? देखिए, इस चीज़ की तो माफ़ी जब अल्लाह ने नहीं दी तो हम कौन होते हैं इन चीज़ों की माफ़ी करने वाले? ये तो वो सज़ाएं हैं, इनके तो गुनाह वो हैं कि अल्लाह ताला ने तो कहा संसार करो, तो हम कैसे इसके बारे में ऐसी कोई बात कह सकते हैं? बात यह है कि गुनाह पहले भी होते थे, अब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। पहले औरतों के साथ ये चीज़ें सुना करते थे, अब तो 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, अब तो कोई नहीं बच रहा। तो बात यह कि कहीं से तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो रही है। अगर मैं गरीबों की बात करूँ तो सिर्फ ये नहीं कि वो तालीम हासिल नहीं करते या तरबियत नहीं है। आप अगर जाके यकीन जानिए, उनसे कभी इंटरव्यू कीजिए, उनसे पूछिए, अल्लाह एक है कि आगे उन्हें कुछ नहीं मालूम कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे कौन से अकायद हैं, हम पर क्या चीजें फर्ज हैं, आखिरत क्या है, कयामत क्या है हमारे साथ। अगर दुनिया ने नहीं देखा तो अल्लाह देख रहा है, हमारे साथ सजा जजा का कोई तस्वुर है? क्योंकि मुसलमान के लिए तो अच्छा अमल करना बहुत आसान इसलिए कि अगर वो यूनिवर्सिटी तक नहीं भी पहुंचता, स्कूल तक नहीं पहुंचता, उसके पास एक बेहतरीन किताब है कलाम पाक की सूरत में जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर किसी ने उसकी तरबियत हासिल कर ली तो मैं समझती हूँ कि एक बेहतरीन इंसान वो बन जाएगा। लेकिन मेंबर से भी हम वो चीज़ें नहीं देख रहे होते। हम मुफ्ती कवि को भी हमने देखा कि जिस तरह से चीजें हमारे सामने आई, तो अब तसव्वुर कीजिए ना कि हम किस तरफ देख पाएंगे। हम अदालतों पर भी देख रहे हैं, कवानीन पर देख रहे हैं, इतना शोर मच रहा है, ये कानून बन गया, ये कानून बन गया। जितने ज्यादा कानून की आवाज उठाई जाती है उतने ज्यादा केसेस सामने आते हैं। इसका मतलब है कि कानून बनने में या उसकी इंप्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कोई मसला है। मसला कहाँ है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा माइंडसेट तो चेंज नहीं हुआ ना। अगर कोई चीज पेपर पे आ भी गई है, तहरीरी तौर पे कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट है भी, उस पर अमल किसने करना है? हमारे पुलिस वालों ने, हमारे हुकूमती जो भी लोग हैं उन्होंने। सही कह रही हैं आलिया साहिबा, चीजें नहीं ये मिलती। वही पॉइंट्स हैं जिन पर हमने कई दफा बहस की। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्योंकि वक्त, और हम ये इशू जब तक उठाते रहेंगे, जब तक ये चीज़ें रुक नहीं जाती, इनको रुकना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं कि अदालती निज़ाम, जो हमारा जो केसेस इल्तवा हैं वो अंजाम तक पहुँचें, कुरान की तालीम, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम और बच्चों का माइंडसेट, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको यकजा करके हम इस चीज़ को रोक सकते हैं और अपने बच्चों को इन दरिंदों से बचा सकते हैं। इसी पॉइंट के साथ इंशाअल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।